नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। भारतीय विज्ञापन जगत के आज एक बड़ा झटका लगा है। प्रसिद्ध एड गुरु पीयूष पांडे का निधन हो गया है। वह 70 वर्ष के थे और मुंबई में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मौत का कारण अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनके चाहने वाले और विज्ञापन जगत के यह अत्यंत दुखद क्षण है। पीयूष पांडे ने विज्ञापन की दुनिया में अपनी ऐसी छाप छोड़ी, इनके कई काम आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने अब की बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका कोला और कई और यादगार विज्ञापन बनाए। 27 साल की उम्र में अपने भाई प्रसन्न पांडे के साथ रेडियो जिंगल से कैरियर शुरू करने वाले पीयूष ने 1982 में ओगिलवी विज्ञापन कंपनी से जुड़कर एक लंबा सफर तय किया और 1994 में उन्होंने ओगिलवी में नॉमिनेट किया गया। उनके योगदान को देखते हुए 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। पीयूष पांडे के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पांडे एक अभूतपूर्व रचनात्मक व्यक्ति थे, जिनकी कहानी कहने की कला ने विज्ञापन जगत को नई ऊंचाई दी। गोयल ने आगे कहा कि उनके जाने से विज्ञापन और रचनात्मक दुनिया में एक गहरा शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना आसान नहीं होगा। पीयूष पांडे ने अपने काम और रचनात्मकता से न केवल विज्ञापन उद्योगों में बल्कि आम जनता के दिलों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। उनका जाना भारतीय विज्ञापन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। गोवा सरकार ने खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट ने यह निर्णय किया है कि अब निर्धारित खनन डंप्स को राज्य के आधिकारिक खनन इन्वेंट्री में शामिल किया जाएगा। ये कदम न केवल खनन गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ाएगा, बल्कि सरकार को इन डंप्स का कानूनी रूप से आकलन, प्रबंध और भविष्य में नीलामी करने की सुविधा भी देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गोवा में कई खनन डंप्स लंबे समय से बिना किसी निगरानी से के पड़े हैं। इन डंप्स को इन्वेंटरी में शामिल करने से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि राज्य को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सरकार इन डंप्स के प्रबंधन और नियमन के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार कर रही है। इन फैसलों के बाद भविष्य में खनन उद्योग में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इससे खनन से जुड़े अवैध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी और राज्य को कानूनी रूप से इन संपत्तियों का लाभ उठाने का अधिकार मिलेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़े हैं। तुकाराम का रुख करेंगे। तुकाराम, एक बहुत बड़ा फैसला किया है खनन को लेकर बीजेपी सरकार ने। जी हाँ विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें बहुत पता है कि जब सरकार ने माइनिंग बैन कर दी थी, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद, तो उसके बाद बहुत सारे जो डंप्स थे, माइनिंग डंप्स, वो ऐसे ही पड़े रहे थे और कुछ और जो थे माइनिंग के, उनको भी किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ पे थे। तो आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अभी जो जितने भी सारे इन्वेंटेड किया हुआ डंप है, जो कि लीज एरिया के बाहर आता है, जिसका किसी के पास हिसाब किताब नहीं है, वो सारा जो डंप है वो सरकार अपने इन्वेंट्री में लेगी और इससे ये भी बाद में इसका जो है मैनेजमेंट और बाद में कई समय के बाद सारे प्रोसेस के बाद उसका ऑक्शन भी किया जाएगा। तो इससे जो बहुत सारा जो डंप बाहर पड़ा हुआ है लीज एरिया के बाहर, जो किसी के लीज एरिया में नहीं आता है, वो अब सरकार के खजाने में जाएगा और इससे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। अगर बात की जाए, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि डंप्स काफ़ी जो हैं वो खाली पड़े हैं, जिनकी निगरानी नहीं हो पा रही सुरक्षा के लिहाज से। अगर देखें, क्योंकि खनन एक बहुत बड़ा जरिया होता है राज्य में टैक्स को आय बढ़ाने, राज्य की सबसे अगर मुख्य बात की जाए, तो क्या लगता है कि अब सरकार को और फायदा होगा इन डंप्स को सरकारी इन्वेंट्री में शामिल करके? अब उनकी जब नीलामी होगी उससे भी फायदा होगा सरकार को। जी हाँ, जी जी विशाल जी, इससे बहुत फ़ायदा सरकार को होगा और इससे बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो सरकार के खजाने में जनरेट भी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डम्प्स है, जो माइनिंग डम्प्स है, जो किसी की लीज एरिया में नहीं आ रहा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बैन करने से पहले माइनिंग जो गोवा में था वो बहुत जगह पे चल रहा था। जब बैन हुआ तो बहुत सारे जगह पे जो माइनिंग काम जहाँ जहाँ पे चालू थे वो सब बंद पड़े थे। तो जब अभी स्लो स्लो जब सरकार नए लीज बांट रही है,
तो ऐसे बहुत सारे डम्प्स है जो माइनिंग के, जो किसी के लीज एरिया में नहीं आ रहे और उनका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं, ना ही कोई प्राइवेट जो माइनर्स है या फिर सरकारी जो माइनर्स है, इनके खजाने में भी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये सारे जो है वो अभी सरकार के पास जाएगी, तो इससे जो इलीगल जो माइनिंग डंप कोई उठा रहा था उस पर भी निगरानी पड़ेगी, क्योंकि जो डंप कहीं पे बिना हिसाब किताब के था वो अभी जब उसका पूरा लेखा जोखा हो जाएगा, पूरे इन्वेंट्री में आ जाएगी, उनके रिकॉर्ड बुक में आ जाएगी, तो सारे जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो जनरेट करने के लिए एक साधन जो माइनिंग का है वो इससे सरकार बना सकती है, क्योंकि इसको बाद में वो लीज आउट भी कर सकती है, जो प्राइवेट कंपनी इसको खरीद भी सकती है, जिससे सरकार के खजाने में इसका रेवेन्यू भी आ सकता है। विशाल जी, बिल्कुल। तो अगर हम लोग एक और राजनीतिक बात करें तो विपक्ष के लिए, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा सरकार ध्यान नहीं दे रही है इन सारे खाली पड़े डम्प्स को, जो अनयूज्ड हैं या जिन्हें किसी और पर्पस के लिए कोई और यूज़ कर रहा है, उनके लिए भी एक करारा जवाब है कि सीएम ने आज कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया कि भाई हम उनको इन्वेंट्री में शामिल कर रहे हैं और उससे राज्य की जो गति है वो और बढ़ेगी विकास की। जी हाँ, इससे जो अपोजिशन गवर्नमेंट पे जो क्वेश्चन उठा रहे थे उसके लिए सरकार ने ये सीधा सवाल दे दिया है कि हम हर जगह पे जो माइनिंग डंप्स है उस पे सरकार पूरी निगरानी रखी हुई है। ऐसा कोई भी माइनिंग जो माइन होगी या फिर माइनिंग डंप होगा वो किसी को डायरेक्ट उठाने को नहीं मिला या फिर डायरेक्ट उसको कोई बेच नहीं सकता या फिर कोई ले नहीं सकता। सरकार सबके ऊपर नज़र बनाई हुई है। तो अगर अपोजिशन कह रहा है कि सरकार की नज़र नहीं है किसी भी माइनिंग एरिया में, तो वो सही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अभी सब जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री में सब माइन एरिया जो है उसकी पूरा हिसाब जो है उनके रिकॉर्ड लिस्ट बुक में आ जाएगा और उसका पूरा जो हिसाब है वो सरकार बाद में दे सकती है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे खनन डंप्स इन्वेंट्री बुक में शामिल किया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर का रुख करेंगे। अब गोवा के सेंट्रल जेल कोलवाले से गंभीर सुरक्षा घटना की खबर सामने आई है। जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक अंडर ट्रायल कैदी मोहम्मद रिहान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कैदी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रिहान ने आरोप लगाया कि 8 से 10 कैदियों के एक समूह ने उस पर हमला किया। फिलहाल झड़प के पिछले कारणों का पता नहीं चल सका है। जेल प्रशासन ने इस मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। यह घटना गोवा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था और कैदी प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाती है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों से न केवल जेल का माहौल असुरक्षित होता है, बल्कि कैदियों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ तुकाराम मराठे हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो उससे पहले क्या कुछ कहा अधिकारियों ने वो भी सुन लेते हैं। और कितने अलर्ट से ये कहाँ पे मारा था? किसने मारा आपको? अंदर। ओके। कितने जन थे मारने को? 8-10 लोग मारा। क्यों मारा? मुझे मारा तो बुलाया था। और सीधा रुख करेंगे अब हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं तुकाराम मराठे। तुकाराम, अगर बात करें जेल के अंदर का ये माहौल है तो जेल प्रशासन के लिए बहुत बड़ी असफलता है, क्योंकि अगर जेल में ही गैंग वॉर होने लगेगा, 10-10 कैदी मिलके एक कैदी को मारेंगे तो बाकी कैदियों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये तो जेल के मैनुअल के भी खिलाफ है कि आप लॉबिंग ना होने दें, जो जेल मैनुअल्स कहते हैं कि वहाँ किसी तरह के लॉबिंग करके वहाँ पर कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो, वहाँ कोई स्पार्क दो लोगों में ना क्रिएट हो। लेकिन यहाँ पे तो तस्वीरें अलग ही दिखाई दी हैं। जी हाँ, गोवा का जो कोलवाले जेल है वो हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे रेड्स कोलवाल जेल में होते हैं, जहाँ से पुलिस को जो है मोबाइल फ़ोन्स, कुछ ड्रग्स और बहुत सारे शराब के बॉटल्स भी वहाँ मिलते हैं। तो इससे ये जो
कोलवाल जेल की जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठने लगते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है कि एक जो पार्टी थी वो भी वहाँ पे हो रही थी, जहाँ पे दारू नशा सब कुछ हो रहा था, तो उसके बाद में भी ये कोलवाल जेल था जो है वो सुर्खियों बटर रही थी। और कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत सारे सवाल जो है अभी सुरक्षा को लेके उठ रही है। ये इंसिडेंट की बात कहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि जब दो ग्रुप आपस में भिड़े, क्योंकि उनका कुछ नहीं था ज़्यादा, खाली छोटी सी एक तू में उनके बीच हुई थी, जहाँ एक दूसरे को उन्होंने धमकी दे दी की थी कि हम आपको देख लेंगे करके। और उसके बाद जब रात में जो मोहम्मद रियान 29 ईयर का जो इनमेट है वो अपने बैरक में सो रहा था, तब कुछ कैदी आके उन्हें उठा के लेके जाते हैं दूसरे बैरक में। और वहाँ पे जो दूसरी साइड के जो गैंग के लोग होते हैं, ग्रुप जो होती है, वो उन्हें मारने लगते हैं, जिसमें 8-10 लोग हैं वो उसको बुरी तरह मारने लगते हैं। और उसकी जो मुँह के पाँव सबसे उनकी मारपीट हो जाती है, तो उसको सीरियसली जब इंजर्ड हो जाता है तब जाके पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे हाथापाई हो रही है। तो उसको लेके बाद में पुलिस जो इंजर्ड मोहम्मद रियान था उसको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मापसा है वहाँ पे उनको जो ट्रीटमेंट है उसके लिए लेके आते हैं। और इसके बाद उन्होंने जो इसके इंसिडेंट के ऊपर इंक्वायरी का भी आदेश टॉप ऑफिसर ने दे दिया है। अभी देखना होगा कि जो इतने साल से कोलवाल जेल के अंदर सुरक्षा के बारे में जो सवाल उठ रहे थे वो अभी स्टॉप हो गए या वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे कोलवाल जेल में हो रहे हैं। बिल्कुल तुका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खरा को उतार रहे थे जिस तरीके से कोलवा जेल में दो गुटों के बीच भिड़ंत हुई है, जिसमें एक कैदी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज मेपस अस्पताल में चल रहा है। राजस्थान पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव हुआ है। भजनलाल सरकार ने राज्य के 34 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस सूची में सबसे अहम है जयपुर पुलिस कमिश्नर का पद, जिसे अब सचिन मित्तल संभालेंगे। वहीं VK सिंह को लॉ एंड ऑर्डर और दिनेश MN को ATS का AGTF की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तबादला सूची में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सड़क हादसे और अन्य प्रमुख मुद्दों पर शामिल विशेष ध्यान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ के स्थान पर सचिन मित्तल को जिम्मेदारी दी गई। ये सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल में जयपुर कमिश्नर में पहला बड़ा बदलाव है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बड़े तबादले से राजस्थान में कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने का प्रयास है। इसके अलावा ATS और AGTF और लॉ एंड ऑर्डर में नई जिम्मेदारियों से राज्य के पुलिस बल की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों की लंबी सूची, जंबो सूची जारी की है। कई पुलिस अधिकारियों को जो ADJ रैंक के थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और पूरा पुलिस महकमा बदल दिया है। चुनाव से पहले, क्योंकि अंता में उपचुनाव होने वाले हैं 11 नवंबर को, उससे पहले राजस्थान में एक बड़ी सूची देखने को मिली है। कई दिग्गज पुलिस अधिकारियों के तबादले सरकार ने किए हैं, जिसमें से राजस्थान की पुलिस कमिश्नर जो हैं जयपुर के, उनको चेंज किया गया है। बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनके स्थान पे अब सचिन मित्तल जयपुर की कमान संभालेंगे। और सरकार का जो है वो मैसेज, जो अपराधियों में भय, उसके लिए वो काम करेंगे। हम राजस्थान के टोटल पुलिस अधिकारियों की बात करते तो टोटल 34 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके अलावा 3 से 4 अधिकारियों को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब देखना यह है कि सरकार ने जिस तरह से पुलिस विभाग को बदला है, आगे सरकार की क्या रणनीति रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। जयपुर से राज टीवी के लिए राजनारायण शर्मा। तिब्बत और भारत की सीमा सुरक्षा की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पोगांग झील के पास गार काउंटी में चीन ने एक नया एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स बना लिया है। यह स्थल LAC से महज 65 किलोमीटर दूर है। भारत के अपग्रेड किए गए न्योम एयरफील्ड के ठीक सामने है। अमेरिकी कंपनी ऑल सोर्स एनालिस्ट के विशेषज्ञों ने इस नए निर्माण के डिजाइन का विश्लेषण किया है। इसमें कमांड और कंट्रोल बिल्डिंग, बैरक वाहन और शेड, हथियार भंडारण और रडार सिस्टम शामिल है।
आपको बता दें सबसे अहम बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में ढकी हुई मिसाइल लॉन्च पोजीशन बनाई गई है। इस लॉन्च वे की छतें स्लाइडिंग हैच जैसी हैं जो ट्रांसपोर्टर इंटैक्ट लॉन्चर TLA वाहनों को सुरक्षित रखते हुए हमले के समय मिसाइल दागने की सुविधा देती हैं। प्रत्येक बे में 2 वाहन समा सकते हैं और ये बंकर अत्यंत सुरक्षित है जो मिसाइलों को छिपाने और हमलों से बचाने में मदद करेंगे। पुंगांग झील के पूर्वी किनारे पर भी ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स बना रहा। अमेरिकी स्पेस इंटेलिजेंस अपनी विंटर की 29 सितंबर की सैटेलाइट तस्वीरों में लॉन्च वे की छतें खुली और बंद स्थिति में दिखाई दी, जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि चीन ने अपने हवाई रक्षा तंत्र को भारत की सीमा के पास सुदृढ़ कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नई तैयारी लद्दाख और पूर्वी लद्दाख में भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकती है। न्योआम एयरफील्ड की सुरक्षा और सीमा निगरानी की क्षमता अब और महत्वपूर्ण हो गई है। चीन की नई रणनीति दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों पर पहले दिखाई दी थी और अब भारत की सीमाओं पर पहली बार लागू की गई है। भारत को भी अपनी सैटेलाइट निगरानी और हवाई सुरक्षा मजबूत करनी होगी ताकि सीमा पर चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। ये साफ संकेत है कि भारत चीन सीमा पर हालात संवेदनशील होते जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अक्षय ठाकुर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, अगर बात की जाए तो चीन ने नया सिरदर्द दे दिया है भारत को। बिल्कुल, अगर चीन की बात की जाए तो एक तरफ रिश्तों को बेहतर करने की दुहाई दी जा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ चीन जो कि हमेशा अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर उसकी यही हरकत उजागर हो चुकी है और ये खुलासा हुआ है सैटेलाइट के जरिए। दरअसल जो इमेजरी सामने आई सैटेलाइट की, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एयर डिफेंस सेंटर तैयार चीन की ओर से किया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य है जो विशाल 2025 जुलाई में शुरू हुआ था और अमेरिकी शोधकर्ताओं की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ी थी, क्योंकि ये जो बंकर तैयार किए गए हैं इनमें 2 की जो छतें होती हैं वो खुली थी, जिसके बाद ये स्थिति साफ हो गई कि अपनी मिसाइलों को सुरक्षित करने के लिए, जो कि हमेशा लॉन्चिंग के लिए तैयार रहेगी, उनको इस तरह से शेड दिया गया है ताकि किसी भी वक्त अगर जंग के जैसे हालात बनते हैं या फिर हमला करने की ज़रूरत होती है तो ऐसे समय में बगैर वक्त किए जाए मिसाइलों को लॉन्च किया जा सके। और जो बंकर्स का जिक्र आप कर रहे थे, जो बंकर्स तैयार किए गए हैं, एक बंकर की अगर बात की जाए तो 2 वाहन इसमें समा सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के मकसद से इस निर्माण कार्य को लगातार कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि तिब्बत का पेंगोंग झील का ये पूर्वी इलाका वो इलाका है जहाँ पर साल 2020 में यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सैनिकों और भारत के जाबाज सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। ये वही इलाका है जहां पर चीन अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, ये अमेरिकी शोधकर्ताओं की तरफ से कहा गया। लेकिन ये साफ है कि एक तरफ चीन बातचीत के जरिए भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात ज़रूर करता है। हालांकि कई स्तर की बातचीत भी अब तक हो चुकी है, लेकिन बहुत खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ चीन अपनी नई नई चालाकियों को भी अंजाम देने की कोशिश करता रहा है, जिसका वक्त वक्त पर खुलासा भी होता है। और जो अब खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेजरी के जरिए कि चीन एक बार फिर एक नई साजिश को अंजाम दे रहा है, भले ही उसे अपने हवाई सुरक्षा से जोड़कर बताया जा रहा हो। विशाल, बिल्कुल, लेकिन एक बात अगर देखी जाए, भले वो चीन अपनी हवाई सुरक्षा के लिए कर रहा हो, जिसके लिए भी वो जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी वो लगातार इस एरिया में या लद्दाख सटे एरिया में वो लगातार निर्माण कर रहा है। तो भारत को जो मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें सच्चाई है वो माननी पड़ेगी कि भारत को इन्हें रोकना चाहिए। वो एक तरफ तो आपसे कह रहे हैं हाथ मिलाने की और दूसरे हाथ में छुरा लेके सामने खड़े हैं। कल को अगर कोई भी हालात बिगड़ते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट होगा जहां पर उन्होंने ये बंकर बना रखे हैं। बिल्कुल, देखिए चीन इस बात को बेहतर तरीके से समझता है कि भारत की सैन्य ताकत है क्या है, चाहे वो हवाई हो या फिर हमारी थल सेना हो या फिर नौसेना। चीन भारत के सैनिकों के बहादुरी को अच्छी तरह से जानता है और 2020 में जो झड़प हुई थी उसमें भारतीय सैनिकों की तरफ से किस तरह करारा जवाब दिया गया था, इस बात का अंदाज़ा चाइना को है। भले ही वो सैन्य ताकत के तौर पर हथियारों के बल पर भारत से थोड़ा आगे नजर आता हो, लेकिन जो कुशलता भारतीय जवानों में है वो शायद दुनिया के किसी देश की सैन्य क्षमता मुझे नहीं लगता। भले ही
तकनीकी के क्षेत्र में वो थोड़ी बढ़त जरूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो हौसला भारतीय जवानों के पास है, क्योंकि इससे पहले जब भी कुछ इस तरह के हालात बने हैं, चाहे करगिल की बात हो या फिर 1971 युद्ध की बात हो, भारतीय सैनिकों का पराक्रम जो है वो किसी से छिपा नहीं है। इस बात को चाइना समझता है और इसको कह सकते हैं कि चाइना अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसको तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर कभी दोबारा इस तरह की स्थिति बनती है तो फौरन हमले किए जा सके, रॉकेट लॉन्चर्स को लॉन्च किया जा सके। जैसा कि वाहनों को कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी है कि एक एक बंकर में 2-2 वाहनों को यहाँ पर समाया जा सकता है और हर वक्त ये तैयार स्थिति में होंगे, यानी कि अगर कभी भी अटैक करना हो तो ये जो मिसाइलें हैं यहाँ से दागी जा सकती हैं। और ये जो बंकर्स हैं, अब इस बात का खुलासा हो चुका है, दरअसल अमेरिकी शोधकर्ता थे, सबसे पहले उनकी ही नज़र इस पर पड़ी थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे भारतीय नौसेना हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर थल सेना, इन तीनों विंग्स को मजबूत करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, चाहे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता को लेकर हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो या फिर नए नए हथियार, क्योंकि अब तो भारत हथियारों का निर्यात करता भी बन रहा है और चाइना इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि जो भारत की ताकत अब लगातार बढ़ती जा रही है, इससे सचेत रहने को लेकर, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर चाइना की तरफ से, उनके विशेषज्ञों की तरफ से जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से भारतीय सीमा के पास इस तरह के बंकर्स को तैयार कर रहा है। हालांकि खतरे की घंटी भारत के लिए ज़रूर है, क्योंकि इसका उपाय भारत को भी और खोजना होगा, क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर इस तरह की हरकतें चाइना की तरफ से देखी जा चुकी हैं। ऐसे में भारत को और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर नई उम्मीद जगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ता अच्छी तरह से चल रही है और जल्द ही एक फेयर और संतुलित डील का ऐलान हो सकता है। गोयल ने बताया कि हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिका गए और अमेरिकी अधिकारियों के साथ 3 दिन तक वार्ता की, जिससे व्यापार समझौते को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर रूसी तेल की खरीद पर पेनाल्टी के तौर पर लगाया गया है। व्यापार समझौते के तहत इससे 50 से घटाकर 15 या 16% तक लाने की चर्चा है। वहीं भारत की कुछ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जैसे कॉर्न के लिए अमेरिकी मार्केट खोल सकता है। दोनों देशों का ट्रेड डील टारगेट 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान $191 अरब से बढ़ाकर $500 अरब से ज्यादा करना है। वर्तमान में भारत लगातार चौथे साल अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $131.84 अरब रहा, जिसमें भारत का निर्यात $86.5 अरब और आयात $3.98 अरब रहा। ये समझौते न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के लिए अमेरिका बाजार में निर्यात बढ़ाने का भी एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। एशिया में एक नया सैन्य तनाव मोर्चा खुलने की आशंका जताई जा रही है। यह मोर्चा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच नजर आ रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया के उकसावे में भारी गतिविधियों के बीच दक्षिण कोरिया ने 20 उत्तरी सैनिकों पर गोलियां दागी, जिससे सीमा पर तनाव बढ़ गया। ये घटना गैंगवान के प्रांत चेरॉन बफर जोन में हुई, जहां उत्तर कोरिया के सैनिक कथित रूप से बारूदी सुरंग बिछा रहे थे। दक्षिण कोरिया सैनिकों ने पहले चेतावनी दी, लेकिन उत्तर कोरिया की सेना ने नहीं माना और फायरिंग की। विशेषज्ञों के अनुसार इस तनाव के 3 बड़े कारण हैं। पहला, उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों का दूसरा, दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियार खत्म करने का दबाव डाल रहा है, जिससे किम जोंग उनके सिरे से खारिज कर चुके हैं। तीसरा, अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप APEC शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं और उत्तर कोरिया इससे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। एशिया में पहले ही कई सैन्य तनाव वाले मोर्चे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताइवान, चीन, फिलीपींस। इन मोर्चों पर टकराव और हमले पहले भी हो चुके हैं और अब कोरिया में हालात और पेचीदा हो गए। वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञ इसे एशिया में बढ़ते संघर्ष का नया संकेत मान रहे हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।